हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हमारा जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी हम इसमें क्या देख रहे हैं, अपना हिस्ट्री देख रहे हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है। देखो, फर्स्ट वाले में मैंने सिर्फ पूरा चैप्टर कराया था, उसमें क्वेश्चंस नहीं कराए थे, लेकिन आज हम इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर करके इसमें जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसको हम देखेंगे। तो फिर देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो फिर वही आप रस्म निभाइए, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी। हम इसमें हिस्ट्री देख रहे हैं। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम 6 का दूसरा चैप्टर देखेंगे। इसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हमने ये सीटेट के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन सीटेट में आते ही हैं। तो हम एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का साइंस है या फिर आपके फ्रेंड्स का भी होगा तो मैं साइंस का भी कराऊंगी, तो आप लोग जरूर उनसे शेयर करिएगा। तो फिर देखिए, शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से होता है? आरंभिक मानव। देखो, आरंभिक मानव क्या, आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों घूमते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखो, इनको ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे, इसलिए इनको इस तरह का नाम दिया गया है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने का कई कारण थे। देखो, ऐसे करने के बहुत सारे कारण थे। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला जो कारण है यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। फिर उसके बाद आगे के, जैसे अब हम मान लो ये जगह हो गई और यहाँ पे ये हमारा घर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो जितने पेड़ पौधे हुए जो भी हैं, ये सब हम इसको खा के ख़त्म कर देंगे, तो फिर हमें दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये लोग भी करते थे। इसलिए मतलब ये लोग क्या करते थे, भोजन की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि ये लोग इसलिए जाते थे बाहर, कहीं पे अलग जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, मतलब शिकार करने के लिए जानवरों का, हिरण या मवेशी लोग जो थे उनका चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे इनको ले जाते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे, और ये लोग क्या करते थे ना, जानवरों को भी पालना शुरू कर दिए थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। जैसे देखो, गर्मी का मौसम होता है, आम का सीजन होता है, फिर ठंडी आता है संतरे वगैरह का। तो इस तरह से ये भी समझना है हमें कि जैसे अलग अलग मौसम होता है तो अलग अलग फल फूल या फिर जैसे फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ें हो गई, तो ये लोग अलग अलग उसकी तलाश में जाते रहते थे हर मौसम में। जहाँ पे जैसा जलवायु होता था, गर्मी ठंडी, जब बारिश का जैसा होता था, ये एक जगह से दूसरी जगह भी ये घूमने लगते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना, देखो, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी जो है बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जैसे देखो, पानी के बिना तो जीवन एकदम संभव ही नहीं है। तो कभी कभी बारिश जब होता था तो हर जगह पे पानी इन लोग को आराम से मिल जाता था, लेकिन जब बारिश का टाइम नहीं होता था, गर्मी का टाइम हो जाता था एकदम सूखे का, तो पानी वहां पे खत्म हो जाता था, तो ये दूसरी जगह पे जरूर जाते थे पानी वगैरह के लिए। तो ये भी चौथा कारण माना गया। ये कारण आप याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लेगा। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इनको हम देखते हैं। इनके बारे में जानकारी देखो कैसे मिली थी। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। मतलब पुरातत्वविद जो थे वो क्या करते थे, उन्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं जो मिली हैं, वो तो उसका खोज कर ही रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इनको मिली है। जैसे ये लोग क्या करते हैं, आखेटक जो लोग थे, आखेटक, वो लोग निर्माण और उसका उपयोग किया करते थे। यह संभव कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। पत्थरों के जो औजार थे ना, वो तो बचे हुए हैं। लकड़ियों के कभी थोड़ा बहुत बचे हुए, बाकी खराब हो चुके हैं, इतना टाइम हो गया है। तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ऐसा एज्यूम करते हैं पुरातत्वविद।
कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखो ये लोग क्या करते थे, लकड़ियों का जो उपयोग करते थे, ईंधन में तो यूज करते ही थे, साथ साथ में झोपड़ियां वगैरह बनाए जाते थे। और औजार वगैरह जैसे कि अब लोहे का है तो इसमें डंडा वगैरह जो लगाते हैं तो वो हम लकड़ी का ही तो लगाते हैं। हमने अपने घर पे भी इसको देखा है। झोपड़ियां भी हमने देखा है कि पूरे मतलब लकड़ियों के ही बनते हैं हम लोग के गाँव में। अब देखो रहने की जगह निर्धारित करना कैसे हुआ, देखो ये कैसे, ये लोग कहाँ पे रहते थे। लाल त्रिकोण, देखो इसमें देखना है, लाल त्रिकोण वाले वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। देखो लाल लाल वाले जो जगह, जैसे ये हो गया भीमबेटका हो गया, हुंगसी हो गया, करनूल की गुफाएं हो गई, तो इन सारे जगहों पे पूरा स्थल मिले हैं, पूरा पाषाणिक जो है वो स्थल मिले हुए हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, मतलब इसके अलावा भी ये लोग बहुत जगह पे रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही स्थान मतलब चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए, मतलब कई जो पूरा स्थल है ना वो नदियों और झीलों के किनारे पे पाए गए हुए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब देखो भीमबेटका, अब पहले आपसे पूछ लेगा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ थी, तो ये मध्य प्रदेश, अभी आधुनिक कहाँ पे है, एमपी जो मध्य प्रदेश है वहां पे। इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो लोगों के रहने मतलब ये देखो बच्चों के लिए तो ये हमारे काम का नहीं है। देखो अब शैल चित्रकला, शैल चित्रकला क्या है, इनसे हमें क्या पता चलता है। देखो शैल चित्रकला क्या है ना, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। मतलब जैसे आप एक तरह से एज्यूम कर लो, मान लो छोटा सा बच्चा रहता है कभी किसी भी मतलब रूम में, अगर वो पढ़ना स्टार्ट करता है ना तो वो पेंसिल या जो भी पेंसिल ही ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं, फिर कलर हो गया तो वो दीवार पे ऐसे बनाने लगते थे। तो इस उस तरह उन टाइम पे जो लोग रहते थे गुफाओं में, वो लोग भी क्या करते थे, दीवारों पे चित्र बनाना शुरू कर देते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पूरा स्थल देखो क्या होता है, पूरा स्थल क्या होता है, पूरा स्थल देखो किसको कहते हैं, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं पे छोड़ गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, मतलब कि देखो ऐसा हुआ ना कि कभी पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार और बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं मिले हैं। लोग जैसे अभी एक स्थान से दूसरे जगह पे प्रवास किए तो उस चीज को वहां पे छोड़ दिए, मतलब जो काम का नहीं रहा, जैसे लकड़ी वगैरह का, या फिर वो ले नहीं जा सके तो उसको छोड़ दिए। तो इतना टाइम बीत गया तो या तो वो जमीन के ऊपर मिला या फिर जमीन के अंदर। देखो आपसे पूछ लेगा पूरा स्थल में क्या क्या चीजें मिली, मतलब कैसी कैसी चीजें मिली थी, तो जमीन के ऊपर भी मिली है, कभी अंदर भी कभी कभी मिली है, और समुद्र और नदी और तल में भी पाए गए हैं। मतलब जमीन के ऊपर भी, साथ साथ में अंदर भी जमीन के, और समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अलग मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें पता चलेगा। अब आगे की खोज देखो, मानचित्र में कुरनूल की गुफा ढूंढना था। कुरनूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। देखो आपसे ये पूछ लेगा राख के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो कुरनूल की गुफा से। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। पहले तो इन्होंने आग जलाना कैसे सीखा, इन्होंने जो पत्थर था उसको रगड़ते रहते थे तो उससे इन्होंने सीखा। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए क्या करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, बिना मतलब रात हो जाएगा तो बिना आग जलाए प्रकाश तो हो नहीं पाएगा, उस टाइम पे लाइट वगैरह तो था नहीं। मांस भुनने के लिए भी इन्होंने क्या किया, मांस वगैरह भुनने के लिए किया। और खतरनाक जो जानवर थे उनको दूर भगाने के लिए, खतरनाक जानवर जो थे उसको दूर भी भगाते आग से ही, वो लोग मतलब आग को देख के भाग जाते थे। अब देखो आपसे यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने इन्हें बड़े बड़े नाम, मतलब इनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण कहते हैं, याद रखना आरंभिक काल जो था ना वो पूरा पाषाण काल है। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। देखो क्या हुआ, ये दो शब्दों मतलब पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण का मतलब क्या होगा, पत्थर। पूरा का मतलब याद रखिएगा प्राचीन होता है और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20, देखो पूरा पाषाण काल कब तक था, 20 लाख, देखो 20 लाख पहले से लेके कब तक, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल में को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। ये कब से कब तक था, पहले तो याद रखिएगा 20 लाख पहले से लेके 12,000 तक, और उसके बाद इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की देखो सबसे पहला आरंभिक, फिर मध्य हो गया, फिर उत्तर पाषाण युग, 3 भागों में। मानव, आपसे ये भी पूछ लेगा मानव इतिहास की 99% यानी 99% कहानियां किसके दौरान घटित हुई है, तो पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई है।
जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव देखते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। याद रखिएगा, मध्य पाषाण युग हम किसको कहते हैं? जिसमें पर्यावरणीय मतलब कि बदलाव होता है, और इसको हम मेसोलिथ भी कहते हैं। इसका समय लगभग कब से था? 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल तक चला था। कब तक चला था ये? 12,000 से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है मध्य पाषाण काल का। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। जो मतलब कि ये लोग क्या, पाषाण की जो भी, पाषाण का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया पत्थर होता है, तो आपको इस लैंग्वेज में लिखा है, एनसीईआरटी में दिया रहता है। तो जो पत्थर के औजार थे ना, आमतौर पे ये छोटे थे। इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ, या फिर इसे लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण युग वाले औजार भी के इस दौरान पे बनाए जाते थे। अब अगले युग की शुरुआत हो जाती है। देखो लगभग ये कब से शुरू होता है? 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि नया पाषाण युग, मतलब नए पत्थर का युग स्टार्ट हो रहा है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए अपने अध्याय, मतलब देखो बी बच्चों के लिए दिया है ढूंढने के लिए। बदलती जलवायु, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहती थी। मतलब देखो जलवायु परिवर्तन हुआ कब? लगभग 12,000 साल पहले, ये याद रखिएगा। उसके बाद जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और ऐसे जानवरों का विकास हुआ जो मतलब कि घास वगैरह खाते थे। जैसे हिरण हो गया, भेड़, बकरियां, ये गाय वगैरह, ये सब क्या करती हैं? ये लोग मतलब कि घास वगैरह खाई और जिंदा रहने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। मतलब कि जो लोग इस हिरण वगैरह या सब चीज़ों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। देखो हम जिस भी जगह पे रहते हैं, जिस लोग के साथ रहते हैं, पहले हम उसका मतलब कि थोड़ा बहुत अगर देखते हैं, उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में हम जानते हैं, वो कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है, कब उठ रहा है। तो ऐसे उस टाइम के भी लोग थे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो थे ना वो सोचने लगे हों कि अब इनको हम पकड़ के मतलब कि पालतू जानवर बनाएं और इनका उपयोग करें, जैसे खेती वगैरह करने में। तो मतलब लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लगते हैं। जैसे अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, तो उस टाइम पे भी ऐसे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत देखते हैं अब हम लोग। देखिए इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद इस महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। इसमें सारे लोग कर रहे थे, और वो भी हम शायद लगा रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं था उस टाइम पे क्या हुआ था। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे। मतलब जब ये सब धीरे धीरे इन्होंने इसका क्या किया, भंडारण करना मतलब कि स्टार्ट कर दिया, रखना और बटोरना शुरू कर दिया, तो फिर ये भी सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार ये धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का मतलब जंगली पूर्वज था। देखो सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुष्यों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाना शुरू किया जानवर को, तो वो कुत्ता होगा। ये देखिए एनसीईआरटी में आपको लिखा भी है। फिर धीरे धीरे वो लोग क्या किए, भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। अब एक नवीन जीवन शैली देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित करने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन तक, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने के, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने और मतलब कि बहुत सारी चीजें जैसे हो गई, बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में मतलब ये लोग बचा के रखते थे। मतलब कि वह उतना ही उपयोग करते थे जितना वो मतलब खा सकते थे उस टाइम पे, और उसको बचाना भी था क्योंकि बीज के रूप में उसको रखना भी है। और आगे मान लो ऐसा मौसम चेंज हुआ, अगर नहीं अच्छे फसल हुए, तो उसके लिए भी ये लोग बचाते थे अपने फ्यूचर के लिए। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी होगी। इसलिए मतलब लोगों को इसके भंडारण की बात जो है वो सोचनी पड़ी होगी।
बहुत से, देखो बहुत से इलाकों में क्या हुआ था, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए थे, टोकरिया बुनिया, फिर जमीन में गड्ढा खोदा था। मतलब बहुत से इलाकों में पहले टाइम पे ये होता था ना, ये सब लोग मतलब कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, उसमें चीज़ें रखते थे, और उसके बाद से टोकरिया भी बुने, उसमें ज़मीन में, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, मतलब इस तरह से उसका रखते। अभी भी मतलब कहीं कहीं पे, बहुत पहले की बात है, मुझे बचपन में याद है कि मिट्टी के बर्तनों में मतलब बड़ा सामान रखे जाते थे, गेहूँ वगैरह ये सब। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, इसको देखते हैं। देखो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखो दूसरे शब्दों में क्या है ना, कि पशुपालन जो है ना, ये भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम पता करते हैं। तो तुम्हें कई नीले वर्ग दिख, देखो अभी हमने जो मानचित्र देखा था उसमें कई नीले वर्ग भी दिख रहे थे ना। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो हमने अभी बिंदु देखा ना, उनमें से कई मतलब की चीज, जो पुरातत्वविद थे उनको कई सारे मतलब शुरुआती में कृषक और पशुपालक के होने का साक्ष्य भी मिला है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र था। मतलब पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। देखो एक्चुअल में क्या था ना, वास्तव में जो था ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये नहीं, देखो इसे जांचने के लिए क्या क्या वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर देखो, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों और झोपड़ियों और घरों के रहने के मतलब के निशान भी मिले हुए हैं। जैसे कि बुर्जहोम, बुर्जहोम आपसे पूछ सकता है वर्तमान में कहाँ पे है, तो कश्मीर में। यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। आपसे पूछ लेगा गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कश्मीर में, जिसको हम बुर्जहोम कहते हैं, वहाँ पे मिले जिसे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। जैसे अब देखो गर्मी होता है तो गर्मी में चूल्हा जलाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, और बाहर तो जलाना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि धूप भी आती है, ऊपर से चूल्हे का जो आग रहता है वो भी लगता है। लेकिन ठंडियों में लोग बाहर जला जला के खाना बनाते हैं। एक गर्तवास का चित्र देखो बच्चों के लिए है। फिर लेकिन बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग माना जाता है। इनमें हुए औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उनमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। अभी भी मेरे घर पे ओखली और मूसल है और उसका यूज भी होता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब कलर्स भी किए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो था खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। जैसे अभी हम लोग का दाल चावल फेवरेट है, तो उस टाइम पे भी लोगों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाए। आपसे पूछ लेगा मतलब ये लोग कपास के पौधे उगाते थे, हाँ कैसे, मतलब इसका साक्ष्य आपसे पहले देखो कथन कारण का बहुत क्वेश्चन देता है। ये आपसे पूछ लेगा कि ये लोग कपड़े भी बुनते थे, उसके बाद में कारण में दे देगा क्योंकि ये लोग कपास को उगाते थे। तो हाँ ये दोनों ही याद रखिएगा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गया होगा? मतलब ऐसा भी तो मन में आ सकता है कि ये सारे परिवर्तन एक जगह सब जगह पे मतलब कि हर जगह जो था अलग अलग जगह, हर जगह मतलब कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट, तो क्या हर जगह पे आ रहा था? ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। देखो हर जगह डेवलप नहीं होता है। मतलब कि देखो अभी हमारा गाँव हो गया और शहर हो गया, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं जैसे रह के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे और हमारे गांव से थोड़ा सा अंतर तो होता है ना। तो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे।
सूक्ष्म निरीक्षण, देखो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यहाँ से देखना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और ये बहुत बार आया हुआ है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी इसी चैप्टर में। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की तथा भेड़ बकरियां की भी हड्डी मिले ही हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे होते थे। याद रखिएगा, मेहरगढ़ में जो था ना नॉर्मल जो घर था उसके अकॉर्डिंग भी और चीज क्या मिला है, चौकोर तथा आयताकार घर भी के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, जैसे स्टोर रूम आप समझ लो। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन है। देखो आपसे पूछ लेगा ये लोग मतलब क्या मानते थे कि मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन है। हाँ, ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है। ये आपसे दे देगा कथन और कारण आपको दे देगा कि ये लोग कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे, जैसे भेड़ बकरियों को भी दफना देते थे कि ऊपर जाएंगे ये लोग क्या खाएंगे। कथन कारण में आपको ये क्वेश्चंस देते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखो मतलब कि जो मृतक का डेड बॉडी और बकरी के भी डेड बॉडी इसमें मिले हुए हैं। अब अन्यत्र देख लेते हैं, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। देखो फ्रांस को ढूंढने की बात कर रहा है। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच में बनाए गए होंगे। ऐसा माना जाता है इसको, मतलब कब बनाएगा, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाया हुआ है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे जंगली घोड़े हो गए, गाय भैंस गैंडा रेनडियर बारहसिंगा सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया होगा। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल से खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। ये भी मतलब माना गया था। अब देखो नौपाषाढ़ी पूरा स्थल क्या था। अब एटलस में इसको ढूंढने की बात करें तुर्की को। देखो नौपाषाढ़ युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में एक चाताल युग तुर्की था। याद रखना, चाताल युग जो तुर्की था ना बहुत ज्यादा फेमस था। ये यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज लाई जाती थी। मतलब कि यहाँ पे क्या होता था, दूर दराज स्थानों से यहाँ पे बहुत सारी चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। अब देखो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अब याद रखिएगा। सीरिया से क्या लाया गया था, चकमक पत्थर। सीरिया से क्या लाया गया था, चकमक पत्थर। लाल सागर की कौड़ियां, लाल सागर की क्या थी, कौड़ियां। भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि हम उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लेकर आते थे। तो ये हमारा चैप्टर शुरू खत्म हुआ है आपसे। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, हम उसको कंप्लीट करेंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को बनाया गया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो कुत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो इसमें बताना है कौन सा सही है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कौन कौन से स्थान पे, देखो पय्यमपल्ली में भी मिले, हल्लूर में भी मिले, महागढ़ा में भी मिले, गुफ्रकाल में भी मिले, बुर्जहोम में भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 सारे सही हैं, याद रखिएगा। देखो अब ये कहाँ से मतलब क्या मिला है। मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में, यहाँ पे जो है गेहूं जौ भेड़ बकरियां। कोलडेवा कहाँ पे है, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल जंगली जानवर के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा ये कहाँ पे, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। ये चावल मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान मिले। गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में है, जिसको हम बुर्जहोम भी बोलते थे, ये भी याद रखिएगा। ये यहाँ पे गेहूं और दलहन, ये बुर्जहोम भी आधुनिक कश्मीर में है। चिराद ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में है चिराद। हल्लूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। पय्यमपल्ली कहाँ पे है, ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना हुआ, इसमें बताना है कि कौन कहाँ पे कौन। अभी हमने देखा है सूची 1 को सूची, सबसे पहले हमें देख लेते हैं मेहरगढ़ कहाँ पे है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तो हम पहले का तीसरा ढूंढेंगे। ए का जो है हमारा तीसरा, तो किस ऑप्शन में है, देखो सारी ये ऑप्शन कट गए, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो पहले का क्या हो गया हमारा, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। कोलडीवा ये उत्तर प्रदेश में पहला हो गया, और उसके बाद चिराद अभी हमने आपको बताया ये बिहार में है, तो इसका 4 हो गया। उसके बाद ये गुफ्रकाल कहाँ पे, कश्मीर में, इसका 2 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। अब हम देखते हैं अगला, निम्नलिखित में युग्म पर विचार कीजिए। देखो हमें इसमें विचार करके बताना है कौन सा सही है, महागढ़ा, बुर्जहूम, खल्लूर, पेयमपल्ली, और इसमें से बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। इसमें अब देखो मिलाना नहीं है, इसमें सब सही दिया, इसमें गलत। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, बुर्जहूम हमने देखा कश्मीर में, ये भी सही है। हल्लूर भी आंध्र प्रदेश में है, पेयमपल्ली नहीं है, पेयमपल्ली अभी हमने देखा आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहूम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है। देखो क्या सही है इसमें बताना। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तवास कहा जाता था, अभी हमने देखा था, ये सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सही नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन में देख लेना है, आपको सही नहीं है गलत है में बहुत आपको कंफ्यूज करता है। तो अगर जहाँ पे नहीं है ना, मान लो आप कंफ्यूज होते हो ना, तो वहाँ पे कट से नहीं करके हटा के आप गलत लिख लेना, ठीक है। इसको पहले, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का उपयोग निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। देखो यही गलत है, ये बंद कहाँ हुआ था, इस काल के औजार की धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ये सही है। इस युग में वनस्पति वन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होता था, ये भी सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, तो ये भी सही। गलत पूछा था तो गलत का आंसर गलत, तो हमारा राइट ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, कारण नवपाषाण काल में कपास उपजा। देखो अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे ही आए हैं। तो इसका राइट आंसर देखो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखो मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ी लिया, अब हमें यहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस देखने। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास था, तो बोलन दर्रे के पास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बोलन दर्रे के पास था। अब इसमें हमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों के मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, ये सही है। कथन दिया, कारण क्या है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को दफनाया गया। देखो मृतक के साथ, जैसे जो मृतक था उसके टॉम में, मतलब उसके जो कब्र या फिर जो भी हम लोग कहते हैं, उसके साथ एक बकरी को दफनाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बकरी को दफनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, तो दाऊदली। दाऊदली हेडिंग जो है ना, ये आपको पहले ही दे देगा, असम में, और ये ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चाताल युग, अभी देखो हमने चाताल युग के बारे में आपको बताया भी था, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चाताल युग तुर्की मतलब जिनको हम कहते हैं, हाँ ये सही है। और दूसरा दिया हुआ है, दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियां, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, मतलब कि पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित पुरा स्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले, तो ये मेहरगढ़ से मिले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो हमने जितने क्वेश्चंस आए थे वो करा दिया, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। तो ऐसे मैं एनसीईआरटी में कराऊंगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अभी उसमें आपको मतलब आप लोगों की मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं पूरा ही मतलब कि SST जो है हमारा, उसका मैं नोट्स आपको चैप्टर वाइज बनाऊंगी, और चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चंस बनाऊंगी, पूरे फैक्ट दूंगी, वो आपके लिए नोट्स रहेगा। उसकी प्राइस जो होगी ना 21 रुपये होगी, इससे ज़्यादा तो आपकी प्राइस नहीं होगी। और 21 रुपये आपके लिए मतलब कि, और जो भी मैं आपका मतलब SST की गारंटी लेती हूँ कि इससे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से बाकी जो मैं डेली एनसीईआरटी करा रही हूँ उसको करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे प्रॉपर। लेकिन इसमें मैंने 21 रुपये, अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा पैसे, तो मैं और भी कम कर दूँगी। और उसके लिए अगर आप मतलब चाहते हो तो फिर मैं नोट्स आपसे शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगी, फिर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक। अगर वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए।